सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात ये अग्निकांड हुआ। बड़ा हादसा यहां पर हुआ। हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं वो हादसे की गवाही दे रही हैं। जयपुर का सबसे बड़ा ये अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर आग लगी और इस भीषण अग्निकांड में 4 पुरुष 2 महिलाओं की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगी जिसमें 6 मरीजों की जान चली गई। अब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कहा जा रहा है कि आग को काबू में किया गया, आग पर काबू पाया गया। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ, जहां पर उस वक्त 11 मरीज भर्ती थे। उनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन 6 की जान जा चुकी है। अब ये हादसा या फिर ये लापरवाही है, इसको लेकर जो मरीजों के परिजनों की ओर से बात कही गई है वो बहुत परेशान करने वाली, चौंकाने वाली बातें हैं। उनकी ओर से ये कहा गया कि वहां पर अग्निकांड की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पहले ही उनको बताया जा रहा था स्टाफ को कि वहां से ऐसे धुआं उठ रहा है, कुछ बू वहां से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखा कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर का, जहां पर ये आग लगी। आग से अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से वहां पर बना उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को वहां से जब बाहर निकाला गया वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जयपुर के अस्पताल में हादसा कैसे हुआ, कैसे आग लगी, डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन हैं, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको। जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। इसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, बचा नहीं पाया। क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, जिसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज़ बेड से बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं। और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहाँ शॉर्ट सर्किट आग लगी वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रॉमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। बट चूँकि ये दुखद घटना है। डॉक्टर्स को आपने सुना, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए, आपको सुनवाते हैं। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा। महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने, कोई ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर। आने के बाद में जब तक बक बक से हो गए, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था में जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग पर पुलिस कमिश्नर और राजस्थान के मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी हमारे एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का।
अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है, बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे, बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश देके गए हैं कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। ये जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मरीज होते हैं हमेशा, और वहां पर इस तरीके से हादसा होना अपने आप में बहुत बड़े सवालों को खड़ा भी करता है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोइन, क्या जानकारी अभी तक आपको मिली है, किस वजह से ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ, और क्या वाकई में जिस तरीके से कहा जा रहा है ये हादसा या फिर ये एक लापरवाही है, जिस तरीके से मरीजों के परिजनों की ओर से बातें कही जा रही है? देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लापरवाही वाला हादसा है, क्योंकि तमाम मरीजों के परिजन ऐसे हैं जो कि साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आग लगने से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ था। उन्होंने इस बारे में अस्पताल का जो स्टाफ है उसे जानकारी दी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वजह इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे कर जो है वो आग तेजी से फैलती गई, और जब आग लगी है उसके बाद आरोप ये है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो सबसे पहले भागा है। जो मरीजों के परिजन हैं वो खुद अपने मरीजों को लेकर के अस्पताल के बाहर गए। तमाम इस तरीके के जो वीडियो हैं वो भी सामने आए हैं, जहां पर जो परिवार के लोग हैं वो स्ट्रेचर पर लाद कर अपने मरीजों को बाहर निकाल रहे हैं। कई घंटे तक जो मरीज है वो खुले आसमान के नीचे ऐसे ही पड़े रहे, बाद में उन्हें जाकर के दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। क्योंकि जिस अस्पताल की बात हो रही है वो अस्पताल अकेले जयपुर का नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और अगर उस हॉस्पिटल में जो मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं, डॉक्टर से ये उम्मीद रखते हैं, स्टाफ से ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी जिंदगी बचाने में उनकी मदद करेंगे, वही अस्पताल उनकी मौत का सबब बन जाता है। तो रात को करीब 11:30 बजे पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके बाद आग लगी। दम घुटने से जो है 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 जो उसी आईसीयू वार्ड में थे, जो दूसरे मरीज थे, उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। बगल के जो आईसीयू वार्ड था, बगल का जो आईसीयू वार्ड था, उसमें 13 मरीज थे, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो 6 मौतें हुई हैं, 5 मरीज गंभीर रूप से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर हालत में आईसीयू वार्ड में रखे गए थे। कई घंटे तक जो मरीज हैं वो अस्पताल परिसर में खुले आसमान से नीचे स्ट्रेचर पर ऐसे ही पड़े रहे। तमाम मरीजों का इलाज भी नहीं रहा, कई मरीजों की तबीयत भी बिगड़ गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हालात किस तरीके के हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, और कोई इंतजाम नहीं था। बिल्कुल ठीक है मोइन, राजस्थान का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल जहां पर प्रदेश भर से मरीज आते हैं, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही, ये तय होनी चाहिए। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई और पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। नीचे आग की तेज लपटें उठ रही थी तो आसमान में चारों तरफ धुएं के गुबार छा गए। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया और केमिकल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका के सवाद नाका इलाके में गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बमुश्किल कमजोर किया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच जारी है। तो वहीं आग से एक बार फिर गोदाम के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
यूपी के फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 बदमाशों में से एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर करने वाली टीम में एएसपी अनुज चौधरी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बदमाश ने जब फायरिंग की तो एक गोली अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसके चलते वो बाल बाल बच गए। जिस बदमाश का एनकाउंटर किया गया उसका नाम नरेश है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि नरेश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेश दिन में ही पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकला था और जब देर शाम को उसका पुलिस से सामना हुआ तो फायरिंग करने लगा। इसी दौरान उसे ढेर कर दिया गया। नरेश के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल और 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि 30 सितंबर को फिरोजाबाद में गुजरात की कंपनी की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में बाकी के बदमाशों की तलाश जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर है, यूपी पुलिस का एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। मेहताब का साथी बदमाश इमरान ढेर हुआ के एनकाउंटर में। कुछ दिन पहले मेहताब मारा गया और उसका साथी है ये इमरान, जिसको ढेर कर दिया गया। 12 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज थे। मुठभेड़ में थाना प्रभारी को गोली लगी है। ये बड़ी खबर सहारनपुर से बड़ी जानकारी है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर किया गया। मेहताब का साथी बताया जा रहा है, इसका नाम इमरान है और कुछ दिन पहले मेहताब भी मारा जा चुका है और इमरान पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, अब इसको भी ढेर कर दिया गया। क्योंकि एनकाउंटर के दौरान जब पुलिस ने शातिर बदमाश की घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली थाना गागलहेड़ी के प्रभारी के हाथ में लगी, वहीं दूसरी गोली थाना सरसावा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लूट डकैती का इनामी बदमाश इमरान मारा गया और 2 थाना प्रभारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारा गया बदमाश कई दिनों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। कई जिलों की पुलिस बदमाश की तलाश में थी। मारे गए बदमाश से पुलिस ने 1 पिस्टल और 1 बाइक बरामद की है। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे नेताओं के 2 गुटों में बात शक्ति प्रदर्शन पर पहुंच गई। समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अपने अपने नेताओं के नाम लेकर समर्थक नारेबाजी करने लगे और हंगामा शुरू हो गया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पर्यवेक्षक जेटी कुसुमा कोटा पहुंचे थे और जिले के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों से आवेदन और फीडबैक ले रहे थे। मौके पर पहुंचे धारीवाल और गुंजल समर्थकों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जेटी कुसुमा के सामने ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। माना जा रहा है हंगामे से जहां कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आई, वहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी नगर निकाय चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। पटना में हुई बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है और 2 दिन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान भी हो जाएगा। ये बात भी सामने आ रही है। तेजस्वी के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। महागठबंधन के नेता यहां पर जुटे और मीटिंग हुई चुनाव को लेकर। पटना में हुई बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है और 2 दिन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान, 2 से 3 दिनों में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। मुकेश सहनी की ओर से कहा गया है, बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, सरकार बनने पर मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मुकेश सहनी की ओर से कहा गया है। सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है। इंसानी इलाके में जहरीले जानवर की एंट्री से नोएडा में लोग बेहद परेशान हो गए हैं। मामला नोएडा सेक्टर 168 की सोसाइटी का है। गनीमत रही कि सही समय पर लोगों की नजर पड़ गई, जिससे हादसा होने से टल गया। सेक्टर 168 की गोल्डन पाम सोसाइटी में सांप दिखते ही अफरा तफरी के हालात बन गए। सांप को सुरक्षित निकालने के लिए लोगों के पास जरूरी सामान नहीं थे। काफी देर बाद सांप को बाहर निकालने की तरकीब निकाली गई।
अंत में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कूड़ेदान और 2 डंडों का सहारा लिया गया। फिसलन भरी फर्श होने की वजह से सांप तेज मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। इस दौरान जहरीले सांप को किसी तरह कूड़ेदान में शिफ्ट किया गया। सोसाइटी के लोगों ने कूड़ेदान में सांप को शिफ्ट करने के बाद उसे बाहर लेकर आए और जंगली इलाके में ले जाकर छोड़ दिया। गनीमत रही कि समय रहते सांप पर लोगों की नजर पड़ गई और सर्पदंश की घटना होते होते बच गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर उड़ीसा के कटक से है। कटक में झड़प के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है और 13 थानों में कटक के कर्फ्यू लगाया गया है। तनाव के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। हिंसा के विरोध में आज वीएचपी का बंद भी होगा। बंद का ऐलान किया गया है वीएचपी की तरफ से। मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार को यहां पर हिंसा भड़की थी, उसके बाद तनाव का माहौल है। 13 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है कटक के, और साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है वहां पर। हिंसा के विरोध में वीएचपी का बंद का ऐलान आज के लिए। सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर कब किसकी जान के दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। एक ऐसा ही वीडियो तमिलनाडु से सामने आया है जहां आवारा कुत्ते की वजह से बाइक सवार पति पत्नी की जान मुसीबत में फंस गई। यह हादसा सड़क पर घूमते आवारा कुत्ते की वजह से हुआ। कुत्ते से बाइक की टक्कर ऐसी हुई कि बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे जमीन पर गिर गए। अब जरा सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को शुरू से देखिए। सड़क पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा था। गाड़ियां अपनी रफ्तार में चल रही थी, तभी एक कुत्ता इस कार के आगे आकर खड़ा हो गया और कार जैसे ही नजदीक आई, कुत्ता पीछे की तरफ जाने लगा और बाइक से टकरा गया। वो तो गनीमत रही कि बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे इस हादसे में बाल बाल बच गए। ये वीडियो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से आया है। हैरानी की बात तो ये रही कि सड़क पर 1 या 2 नहीं, करीब 10 आवारा कुत्ते थे जो रास्ते पर चल रहे लोगों के लिए काल बनकर घूम रहे थे। और जैसे ही यह हादसा हुआ, ये सारे कुत्ते अलग अलग गलियों में भाग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आवारा जानवरों के चलते कई बार हादसा होता है और लोगों की जान तक चली जाती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का धर्मांतरण पर बड़ा बयान। जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी हो, ये कहा गया है उनकी तरफ से। लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है जबरन। धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा जल्द करूंगा, ये उनकी ओर से बड़ी बात कही गई है। संविधान अनुसार किसी को भी बलात्कार रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात्कार रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। चोरी तो आपने कई तरह की देखी होगी, लेकिन क्या कभी थार वाले चोरों को आपने देखा है? हरियाणा के गुरुग्राम में थार वाले चोर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। थार वाले इन चोरों ने जो किया उसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सफेद रंग की थार से आए इन चोरों ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो ही चोरी कर डाली। सीसीटीवी में कैद वीडियो में नजर आया कि एक चोर कुछ दूर पहले ही उतर जाता है और दौड़ते हुए स्कॉर्पियो के पास पहुंचता है। कुछ देर में थार चला रहा चोर भी यहां पहुंच जाता है और थार को बैक करके स्कॉर्पियो के आगे लगा देता है। इसके बाद थार वाले ये चोर स्कॉर्पियो में रस्सी बांधकर वारदात को अंजाम दे डालते हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि इन शातिर चोरों को स्कॉर्पियो चुराने में 1 मिनट भी नहीं लगा। यह घटना गुरुग्राम के शिवाजी नगर इलाके की है। अब जिस शख्स की 25 लाख रुपए की स्कॉर्पियो चोरी हुई है, वो पुलिस के पास भटक रहा है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने के से बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, आपको दिखाते हैं। वीडियो में एक शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दिया। जालना रोड पर तेजी से दौड़ रही बाइक पर यह युवक कभी हैंडल छोड़कर खड़ा हो जाता तो कभी दोनों पैर सीट पर रखकर स्टंट करता नजर आया। स्टंटबाजी के दौरान उसे ना तो खुद की फिक्र थी और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। ऊपर से इस युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। स्टंट करने के बाद युवक ने अपने साथियों को थम्स अप दिखाया, ऐसे मानो कोई जंग जीत कर आया। रील का नशा सिर्फ युवाओं पर ही हावी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों पर भी रील का नशा चढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ पटना में, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान रह गए। भारत को खाद्य तेलों में
आत्मनिर्भर बनाने का बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। मंच से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कृषि के क्षेत्र में बिहार के योगदान का गुणगान कर रहे थे। बगल में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर मुद्रा में बैठकर डिप्टी सीएम को सुन रहे थे, लेकिन कृषि मंत्री के पास बैठा ये अधिकारी रील की दुनिया में खोया हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, फ्रेम में खुद के साथ कृषि मंत्री को रखा और कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर रील बनाने लगा। रीलबाज अधिकारी की इस हरकत पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नजर पड़ी। उन्होंने अधिकारी की रील वाली हरकत को इग्नोर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम के भाषण पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं अधिकारी अपने रील बनाने के काम में ही व्यस्त रहा। ये सब कुछ देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स लव मैरिज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। करीब 2 घंटे के बाद उसे किसी तरह नीचे उतारा जा सका, लेकिन इससे पहले वो रो रो कर एसपी से गुहार लगाता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड नाबालिग है और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके घर वाले उसको फोर्स कर कराए, कैसे भी जबरदस्ती उसकी शादी करवा। करीब 90 फुट के टावर पर चढ़ा ये शख्स घंटों तक यूं ही रोता रहा और नीचे खड़ी पुलिस उसे समझाती रही। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोविंद और उस युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए। इस बीच बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में सीटों को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव के लिए 20 से 25 सीटें चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया है। 25 सीटें मिलेंगी तभी 34 वादे पूरे होंगे। ये जीतन राम मांझी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। सीटों को लेकर उनकी ओर से बात कही गई है। बिहार चुनाव में उनको 20 से 25 सीटें चाहिए। विधानसभा में जुझारू साथियों को हम लेना चाहते हैं। नाम आज नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन जुझारू साथियों को लेना चाहते हैं। अगर जुझारू साथी 20-25 अगर विधानसभा में हो जाए तो फिर डंका की चोट से जो हम कह रहे हैं बेटियों का एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे, जो आज फ्री नहीं है। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसकी वजह है उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर डेरा डाल दिया था। ज्योति सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो लखनऊ में पवन सिंह के घर जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंची, कुछ ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच गई। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बनके हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। पवन सिंह के फ्लैट पर काफी देर तक इसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस बीच ज्योति सिंह के फोन पर उनके वकील का फोन आया और उनसे बात करते हुए ज्योति सिंह रोने लगी। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। इससे पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ही ऐलान कर दिया था कि वो रविवार को लखनऊ में अपने पति पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंचेंगी और 2 दिन तक पवन सिंह का इंतजार करेंगी। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कई सालों से ठीक नहीं चल रहा है। पवन सिंह तलाक लेना चाहते हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पवन सिंह एक बार फिर बिहार के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दूसरे शूटर आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ ही वो शख्स है जिसने 26 सितंबर की रात को गोलियां चलाई थी। लेकिन इस हत्याकांड की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड पूजा शकुन पांडे है, जो पुलिस की गिरफ्त से अब तक बचती फिर रही है। हालांकि पुलिस ने शकुन के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूजा शकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे से तलाक ले लिया था, लेकिन दोनों एक ही घर में रहते थे। इस दौरान पूजा की दोस्ती उन्हीं के साथ साये की तरह रहने वाले अभिषेक पांडे से हो गई। इस बीच किसी लेन देन को लेकर पूजा और अभिषेक के बीच तलखियां पड़ गई। कुछ महीनों से अभिषेक ने पूजा के घर जाना बंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच वीडियो कॉल होती रहती थी, क्योंकि दोनों काफी करीब आ चुके थे। लेकिन पूजा और उसके पति के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दोनों ने अभिषेक को निपटाने की योजना बना डाली। इसके लिए पूजा ने एक शूटर मोहम्मद फजल को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसने बीती 27 सितंबर को अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी एक वांछित है, जो दूसरी अभियुक्त है पूजा शकुन पांडे, वो अभी वांछित है। उसकी भी टीम लगा दी गई है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, बताया था।
फिलहाल पूजा शकुन पांडे से महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है। पूजा के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने घर पितृपक्ष का कार्यक्रम रखा था, जिसमें विधायक और संघ के कई लोग शामिल थे।